हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं SN1 रिएक्शंस के बारे में। तो ये रहेगा हमारे फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन। और आफ्टर दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट SN1 रिएक्शन, एंड you will know about how this SN1 reaction works, and you will be able to identify the key aspects of SN1 reaction. You will be able to evaluate the mechanism and factors affecting SN1 reaction. तो डियर स्टूडेंट, आप देखते हैं SN1 रिएक्शन होते क्या हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा SN जो 2 रिएक्शन होते हैं वो होते क्या हैं। ठीक है, SN2 में क्या हो रहा था, बॉन्ड फॉर्मेशन जो हो रहा था न्यूक्लियोफाइल के साथ, और जो लिविंग ग्रुप के साथ जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा था वो साइमल्टेनियसली हो रहा था, एक ही स्टेप में हो रहा था, कंसर्टेड मैकेनिज्म में हो रहा था। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसलिए इसको 2 मीन्स बाई मॉलिक्यूलर हमने कहा था या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहा था। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होता है, SN1 में जो आपका अल्काइल हैलाइड होता है पहले स्टेप में वो ब्रेक हो जाते हैं इनटू R पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, यानी कार्बोकेटाइन और हैलाइड में ये ब्रेक हो जाते हैं। ये जो वाला स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है आपके पूरे रिएक्शन में, इस रिएक्शन में। इसके बाद इस R पॉजिटिव पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, फिर प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो नेक्स्ट स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप होता है। तो आपको पता है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो कौन सा होता है, स्लोवेस्ट स्टेप। ये मीन्स अगर आप RX की कंसंट्रेशन को, इस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे असर होगा, या बढ़ेगा वो या वो कम होगा। बल्कि अगर आप क्या करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या होगा, कोई असर नहीं होगा। मीन्स जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो यही स्लोवेस्ट स्टेप वाला है, जिसमें आपका सबस्ट्रेट अल्काइल जो कैटाइन हैलाइड और कैटाइन में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। मैंने प्रीवियस में भी एग्जांपल दिया था, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास किस कंपनी है जो साइकिल बनाते हैं, अगर व्हील बनाने में कंपनी वाले को 10 दिन लगते हैं, बाकी इसके स्टायरिंग है वो 5 दिन में बनते हैं, बाकी इसके अंदर जो ट्यूब है वो 2 दिन में बनते हैं, बाकी जो इसमें कुछ और पुर्जे लगते हैं वो 1 दिन में बनते हैं। तो हम क्या कहेंगे, साइकिल कितने दिन में बनते हैं? 1 दिन में तो नहीं बनेगा, क्योंकि 1 दिन में बहुत सारा पार्ट अभी बना नहीं। 2 दिन में भी नहीं बन सकते, 2 दिन में अभी बहुत सारा पार्ट बना नहीं। 5 दिन में भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि पूरा पुर्जा अभी बना नहीं। जो ही आपका व्हील तैयार होगा, है ना, 10वें दिन, तो आपका साइकिल यूं विद इन मिनट आपका फिर वो जुट जाएगा और आपका साइकिल क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसने, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साइकिल किस किस पे डिपेंड किया, वो इस सबसे स्लोवेस्ट यानी जहाँ पे वो व्हील जो बना रहा था उस पे डिपेंड किया। ठीक है ना, जब तक आपको व्हील बनेगा नहीं साइकिल तो बनेगा नहीं। तो इसी तरह से किसी भी रिएक्शन में जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जब तक वो नहीं बनता रेट आगे, ये आपका रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ अल्काइल हैलाइड ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, तो इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्यों, आपका लिविंग ग्रुप जा रहा है और आपकी उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल हमने देखा दे आर फॉलो फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स को फॉलो करते हैं। और वो किस पे कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट ओनली। ठीक है, तो ये यहाँ पे पहले स्टेप में क्या हो रहा था, कार्बन हाइड्रोजन हिट्रोलिसिस हो रहा था, डिसोसिएशन हो रहा था। फिर वहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्जिड कार्बोकेटाइन बनते हैं। ठीक है, जिसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके इस रिएक्शन में। न्यूक्लियोफाइल का इतना रोल नहीं है जितना इस कार्बोकेटाइन का है। ठीक है, ये थर्ड स्टेप में जो है आपका न्यूक्लियोफाइल जो होता है कार्बोकेटाइन पे अटैक करते हैं, फिर आपका लास्ट में प्रोडक्ट बनते हैं। से फॉर एग्जांपल आपका ही कोई अल्काइल हैलाइड था, यहाँ से सबसे पहले हिट्रोलिसिस होकर ब्रेक होकर आपका हैलाइड निकल जाता है, फिर एक कार्बोकेटाइन
इसको अब कहेंगे हम क्या, इंटरमीडिएट, जेन्युइन इंटरमीडिएट। वहाँ पे क्या बन रहा था, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट। इस कार्बोकेटाइन को हम आइसोलेट करके स्टडी कर सकते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो रियल होगा, जो स्ट्रक्चर है वो रियलिटी पे बेस होगा, यानी इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, कार्बो ये इंटरमीडिएट, वहाँ क्या था, ट्रांजिशन। सेकंड स्टेप में आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वहाँ इस पर अटैक करेगा। फिर इसके बाद अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज कुछ रहता है तो वो उस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेगा बाय रिमूविंग ए प्रोटॉन, तो लास्ट में आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो आगे हम मैकेनिज्म को और देखेंगे। से फॉर एग्जांपल आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, उसकी आपको रिएक्शन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा एक कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे नेगेटिव में जो स्लो स्टेप होगा। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन और ब्रोमाइड में। फिर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, मिथेनॉल है। याद रखना ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, आपका सॉल्वेंट भी हो सकता है। ठीक है, आपका जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट है, जो मीडिया है वो क्या है, मेथनॉल है। ठीक है, या वाटर है वो मेथनॉल है। यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो वीक भी चलता है। ठीक है, वहाँ SN2 में क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए था। यहाँ पे ये क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, फिर भी रिएक्शन होता है। क्यों, क्योंकि आपका जो कार्बोकेटाइन है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, इसलिए वो वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ इजीली रिएक्शन करते हैं। तो SN1 रिएक्शन में अगर आपका न्यूक्लियोफाइल वीक भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका जो मीडियम है, जो आपका सॉल्वेंट है, वही काफ़ी है इसके लिए। अगर आपका सॉल्वेंट ऐसे न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहे हैं, उस वाले रिएक्शन को हम सॉल्वोलिसिस कहते हैं, सॉल्वोलिसिस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिथानॉल ही आपका सॉल्वेंट है, वही ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं, तो सॉल्वोलिसिस, सोलो का मतलब सॉल्वेंट, लिसिस मीन्स ब्रेक कर रहा है, ब्रेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सॉल्वोलिसिस हो रहा है, मिथानॉल इस पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन पे अटैक कर रहे हैं, वो फास्ट होगा, बहुत एकदम से हो जाएगा। फिर यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ पे मेथनॉल एक प्रोटॉन को ले लेगा, फिर लास्ट में आपको ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में यही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो आप देखते हैं काइनेटिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन। काइनेटिक्स सैम्पलिंग हमने अभी तक पढ़ा, तो वही सब क्या था, काइनेटिक्स के बारे में था कि इसमें अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हैं, अगर हम जो पहले वाले हमने SN2 रिएक्शन में आपको समझाया था कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे देखते हैं, हम एक को कांस्टेंट रखते हैं, फिर दूसरे की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं। यहाँ पे जब उन्होंने न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को सेम रखा और आपके अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को चेंज किया, तो उनको ये वाला ग्राफ मिला। ठीक है, एक स्ट्रेट ग्राफ, लीनियर ग्राफ मिला। दैट मीन्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आपके सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके कौन सी रिएक्शन इसमें स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। जब उन्होंने यही चीज़ किसके साथ की, न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो रेट में कोई चेंज नहीं हुआ, ना रेट बढ़ा ना रेट घटा, उसका कोई असर नहीं हुआ। दैट मीन्स आपका जो विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड है, रेट ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। और रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल इज जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर क्यों, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करते, सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। इसलिए ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, 1 + 0 कितना हुआ, 1। ओवरऑल रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। और रेट को हम कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू K इज द रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट ओनली, इनटू यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसके कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करते। ठीक है, अगर इनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे, तो सबसे पहले से फॉर एग्जांपल आपका ये आपका सबस्ट्रेट था, ये आपका न्यूक्लियोफाइल था, इनकी एनर्जी यहाँ पे था। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता था, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन बनने के लिए पहले इन दोनों को पास आना पड़ेगा, इनमें रिपल्शन होगी, पहले एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फिर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, फिर इसके बाद वहाँ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा।
ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है। इस यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर आपको देखो क्यों, क्योंकि R और X के बीच में बॉन्ड को टूटना है, ठीक है। टूटने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, इतना एनर्जी चाहिए, तभी ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मीन्स इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। जब इस एक्टिवेशन एनर्जी को हम देंगे तब यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और हैलाइड निकल जाएगा। ये कार्बोकेटाइन क्या है, थोड़ा सा स्टेबल है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे नीचे दिखाएंगे, ये थोड़ी देर वहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगा। अब इस कार्बोकेटाइन पे किसको अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। तो न्यूक्लियोफाइल को भी यहाँ आने के लिए एनर्जी हमें थोड़ा देना पड़ेगा, फिर इसके बाद ये रिएक्शन करके क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। यानी एक और ट्रांजिशन स्टेट, यानी दो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। एक जब आपको क्या बन रहा होता है, कार्बोकेटाइन, जब दूसरा कब बनता है, जब कार्बोकेटाइन पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटेटाइन जल्दी बनेगा। जितना कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा। बाकी ये बनने के बाद तो इसको तो बनना है, क्योंकि अनस्टेबल है, एकदम से अटैक करेगा, फास्ट ये हो जाएगा। जबकि SN2 में क्या था, सिंगल एक स्टेप में यहाँ जा रहे थे, फिर वहाँ से फिर सीधे प्रोडक्ट बन रहे थे, यानी एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनता था, वहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता था, वो सिंगल स्टेप था। ये 2 स्टेप प्रोसेस है, मोर देन 1 स्टेप प्रोसेस है। अब कौन से फैक्टर है जो आपकी SN1 रिएक्शन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आमतौर पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का हमने यहाँ देखा बहुत ही ज़्यादा रोल है। सॉल्वेंट ऐसे न्यूक्लियोफाइल भी यूज़ होते हैं, सॉल्वेंट जो है ऐसे मीडियम भी हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्या लिया, अल्काइल हैलाइड लिया, और यहाँ पे क्या लिया है, अल्कोहल को लिया है, ठीक है। जो ही अल्काइल हैलाइड पोलराइज होके R पॉजिटिव यानी कैटाइन बनेगा और हैलाइड अलग हो जाएगा, उसी समय जो अल्कोहल्स हैं उसके पास दौड़ के आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हाईली पॉजिटिव चार्ज है, हाईली अनस्टेबल स्पीश है, हाईली इलेक्ट्रोफाइल है, और जो आपका अल्कोहल्स के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन हो जाएगा तो ये इस कार्बोकेटाइन को क्या कर देंगे, फर्दर स्टेबलाइज कर देंगे। ख़ास तौर पर कौन सा सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, जिनमें चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम पोलर बोलते हैं। और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन हो उसको प्रोटिक, जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं इसको हम एप्रोटिक बोलते हैं, ठीक है। यूजुअली हम यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोटिक, जैसे मेथनॉल है आपका, अल्कोहल के सारे, वाटर है, क्योंकि वो ऐसे मीडियम भी यूज़ होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल भी यूज़ होते हैं। अगर आप प्रोटिक कोई सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, वहाँ पे पॉसिबिलिटी ये रहता है कि वो कोई एक नया कंपाउंड बना दे, खुद भी अटैक करके वहाँ एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। इसलिए हम आमतौर पर प्रोटिक सॉल्वेंट ही यूज़ करते हैं। वो इस कार्बोकेटाइन को अच्छे से क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइज करने के बाद क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज करने से आपको क्या हो रहा था, जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम था वो ऐसा एक ट्रांजिशन स्टेट फिर ऐसे बनता था। अब क्या हो जाएगा, आपका कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर हम ऐसे देखेंगे, आपका रिएक्शन ऐसे हो रहा था, ठीक है, यहाँ कार्बोकेटाइन बन रहे थे। अब सॉल्वेंट इस कार्बोकेटाइन को क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, फिर एकदम से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। मीन्स यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी हमें कम देना पड़ा। जितना आप प्रोटिक या पोलर सॉल्वेंट लेते हैं उतना ही आपका जो है कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होता है। जितना कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होता है उतना एक्टिवेशन एनर्जी आपको कम देना पड़ता है। और जो प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जबकि SN2 रिएक्शन में रिवर्स हो रहा था, उससे क्या हो रहा है, कम हो रहे थे, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट का असर, ये देखिए आप, अगर हम इनका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट देखते हैं, यूजुअली जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 15 से ज़्यादा होते हैं तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं। ये जैसे इसका 33 है, इसका 78 है, इनका रिलेटिव रेट अगर इसको 1 मानेंगे तो ये इससे 4 गुना ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है मेथनॉल लेने, क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 33 है, मीन्स ये ज़्यादा पोलर है। अगर हम वाटर लेंगे जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 78 है, तो यहाँ पे
15,000 टाइम्स, इट इज़ 15,000 से नहीं, सॉरी ये थोड़ा सा गलती हुई, यहाँ एक और ज़ीरो है। 1,50,000 टाइम्स यहाँ से ए कंपेयर टू दिस एसिटिक एसिड इंक्रीज हो जाता है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ये एग्जांपल पढ़ा, ये वाला आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये सबस्ट्रेट में आपको साइनाइड या ऐसे रिएजेंट यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्रोमाइड जो है यहाँ से निकल जाएगा, तो ये साइनाइड इस पर क्या करेंगे, बाद में अटैक करेंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये किस में आपने यूज़ किया, मेथनॉल में। इसका रिलेटिव रेट 4 गुना है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे ऐसे सॉल्वेंट आपने क्या किया, वाटर यूज़ किया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना था, तो इसका रिलेटिव देखो रेट देखो 1,50,000 टाइम्स हो जाता है। तो हमेशा याद रखना, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो SN1 रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब हम देखते हैं रोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखा जाए तो रोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपका रेट जब हम देखते हैं, रेट जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपका जो सबस्ट्रेट है, बस न्यूक्लियोफाइल के यहाँ कोई जिक्र होता ही नहीं है, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे तो इसका कोई असर ही नहीं होता है। लेकिन अगर आपका वाटर है एज ए सॉल्वेंट और आपको ये फॉर्मिक एसिड है, दोनों आपके सॉल्यूशन में है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ compete कर सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, जो हाई कंसंट्रेशन में होगा, उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, और जो कम कंसंट्रेशन में होगा या वीक होगा, उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कम बनेगा। जब दोनों एक ही कंटेनर में होगा, जिसमें आप रिएक्शन कर रहे हैं ना, अगर ये दोनों न्यूक्लियोफाइल इस कंटेनर में होगा, तो इनके बीच में कंपटीशन होकर डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं, वरना रेट ऑफ रिएक्शन पे इसका कोई रोल नहीं है। जैसे अगर फॉर्मिक एसिड होगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये वाला बनेगा। तो इस तरह से इनमें रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकते हैं। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, यहाँ मेथनॉल बन रहा है, बिकॉज ऑफ कंपैरिजन बिटवीन दीज टू न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सबस्ट्रेट। हाँ देखो, सबस्ट्रेट का तो हमने अभी देखा, सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है, आपके सबस्ट्रेट का, क्योंकि सबस्ट्रेट ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करते हैं, और वो वहाँ से हिट्रोलिसिस होकर ब्रेक होकर एक कार्बोकेटाइन बनते हैं, और ये कार्बोकेटाइन जो है फिर एक ट्रांजिशन स्टेट से पास होकर कार्बोकेटाइन फिर प्रोडक्ट बनते थे। अगर ये कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होगा, तो ये ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी भी हाई होगा और हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अगर ये ट्रांजिशन स्टेट, ये कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होगा, तो ये ट्रांजिशन स्टेट भी कम एनर्जी का होगा, लो एक्टिवेशन एनर्जी का होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, जो कार्बोकेटाइन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, वहाँ पे क्या होता है, जो टर्शरी कार्बोकेटाइंस होते हैं, बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ये ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं, ठीक है। जितना मिथाइल ग्रुप होगा उतना वो स्टेबलाइज होगा, क्योंकि वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, इस पॉजिटिव चार्ज को फर्दर स्टेबलाइज करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए जो है SN1 रिएक्शन में टर्शरी अल्काइल हैलाइड में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनते हैं। जब स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये एक्टिवेशन एनर्जी इसको कम देना पड़ेगा, ये एनर्जी गैप कम हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंडरी में सिर्फ 2 मिथाइल है, प्राइमरी और इसमें तो बिल्कुल ना के बराबर है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, SN1 रिएक्शन इनमें ना के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हम इनका रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड में सबसे SN1 रिएक्शन बहुत इजीली होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल हैलाइड में। जबकि इसका उल्टा क्या है, SN2 में, मिथाइल हैलाइड में इजीली क्या है, और इसमें उससे कम, सबसे कम लीस्ट जो होता है टर्शरी में, दोनों का मतलब टोटली, क्योंकि वो स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाते हैं, क्योंकि एक ही स्टेप में आपका रिएक्टेंट पे जो है आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है। यहाँ पे पहले ब्रेक हो जाते हैं, फिर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। तो इसलिए जितना आपका जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पे वो स्टेबलाइज होता है, उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा,
इंक्रीज हो जाएगा। तो एक शॉर्टकट आप याद रखेंगे कि जो भी फैक्टर इस कार्बोकेटाइन को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, वो इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को क्या करते हैं, कम करते हैं। यहाँ था, अब यहाँ लाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाते हैं, फर्दर इंक्रीज हो जाते हैं। इनमें एक चीज़ ये होता है, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है ना, वो हमने देखा कि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते हैं। इनमें अगर हम देखते हैं, जैसे यहाँ से ब्रोमीन निकल गया, ऐसे -Br निकल गया, तो इस कार्बन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब आपको पता है जो कार्बोकेटाइन्स है वो क्या दिखाते हैं, रेजोनेंस दिखाते हैं। तो रेजोनेंस से बॉन्ड, अब आपका आपके बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये दोनों वहाँ पे बन रहा होगा, ये दोनों होगा, तो आपको यहाँ पर भी अटैक करके प्रोडक्ट बन सकते हैं, यहाँ पर भी अटैक करके प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो दो पोजीशन पे उस समय पॉसिबिलिटी होता है अटैक होने के। अगर इस अल्काइल हैलाइड जो लिविंग ग्रुप के एडजेसेंट में अगर कोई डबल बॉन्ड होगा, तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने के चांस होते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये यहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ जाएगा। ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनने की, क्योंकि ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहाँ सेकेंडरी बन रहा है। तो डीलोकलाइजेशन की वजह से या रेजोनेंस की वजह से आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल सकते हैं, किस में, SN1 रिएक्शन में। जबकि वहाँ क्या हो रहा था, आपको SN2 में सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट आपको मिल रहा था, इसलिए उसको आपने नाम दिया था स्टीरियो स्पेसिफिक। यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कहा था, जो भी फैक्टर कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्रोमीन निकल जाते हैं, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनता है। अब ये कार्बोकेटाइन, दिस कार्बोकेटाइन इज इन कंजुगेशन विद दिस बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो रेजोनेंस से ये फर्दर स्टेबलाइज हो जाएगी कार्बोकेटाइन, और इस पे इजीली आपका न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, अटैक करेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ आपको याद रखना है, मैंने पहले वाले में कहा कि रेजोनेंस की वजह, कंजुगेशन की वजह से आपको यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं, या यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर बेंजाइल ग्रुप अटैच होगा, तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, तो उसकी जो है एरोमेटिसिटी है बेंजीन रिंग का, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सिर्फ इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करते हैं, बल्कि लास्ट में जो अटैक होते हैं वो इसी कार्बन पे ही होते हैं, जहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल इसी कार्बन पे ही अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पे नहीं करेंगे, बहुत सारा प्रोडक्ट इसमें नहीं बनेंगे। क्योंकि ये अगर ये इस बेंजीन रिंग पे अटैक करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये आपको इसकी एरोमेटिसिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। जो विनाइल हैलाइड्स होते हैं और जो एराइल हैलाइड्स होते हैं, वो SN1 रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं? अगर हम SN1 की बात करते हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा, विनाइल पे सीधे पॉजिटिव चार्ज इसी कार्बन पे आ जाएगा, sp जो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इस वाले पे ही कार्बन, और ये कार्बन इसके साथ कंजुगेशन में नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर मैं ऐसे दिखाऊं, जो आपका ये जो बॉन्ड है, ये, ठीक है, ये वाला ऐसे sp, ऐसे दिखाऊंगा मैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और जो आपका अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से, ये वाला, इन दोनों की वजह से क्या बनता है, डबल बॉन्ड। बाकी ये वाला हाइड्रोजन के साथ sp2 हाइड्रोजन के साथ s के साथ, ये सारा सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब यहाँ से एक प्रोटॉन को अब निकाल रहे हैं, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या वो डीलोकलाइज्ड है? क्यों? ये डीलोकलाइज नहीं है। क्यों? ये इस वाले sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे है, न कि इस वाले में। अगर ये p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में होता है, पैरेलल में एक दूसरे के जो हैं, तो वहाँ डीलोकलाइजेशन होता, यहाँ तो पॉसिबिलिटी ही नहीं। तो ये वाला जो कार्बोकेटाइन है, ये हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो ये तो कार्बोकेटाइन बनाएगा ही नहीं विनाइल वाले में। लेकिन इसकी जगह अगर कार्बोकेटाइन ऐसे होता,
से फॉर एग्जांपल यहाँ कार्बोकेटाइन, तो यहाँ कंडीशन था इसका sp द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल और इसका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो था अब वो पैरेलल में आता है, यहाँ कंजुगेशन दिखाता है जबकि इसमें कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो विनाइल और एराइल हाइलाइड यहाँ पे इस बेंजीन रिंग पे का पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ये हाईली अनस्टेबल कंडीशन है, उसमें ना वो SN1 दिखाएगा ना SN2 देगा। SN2 क्यों नहीं दिखाई देगा? SN2 के लिए आपको न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करना है, पीछे से आके। पीछे से अटैक कर पाएगा क्या? यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है विनाइल का जो है आपको जैसे विनाइल वाला डबल बॉन्ड बना था ये है ना, और यहाँ पे आपका X है। अब न्यूक्लियोफाइल को इसके पीछे से अटैक करना है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज़्यादा है, न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, तो SN2 रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता। इसी तरह से बेंजीन रिंग का पूरा ये रिंग है, इसको क्रॉस करके नहीं आ सकते हैं, तो SN2 रिएक्शन भी नहीं होगा। SN1 नहीं होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। SN2 नहीं होगा क्योंकि बैक से टोटली इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से रिपल्शन होगा। आपका न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव चार्ज, ये एरिया भी हाईली नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन रिच एरिया, दोनों में रिपल्शन होगा, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ही नहीं। अब लिविंग ग्रुप का असर होता है, यस लिविंग ग्रुप पे भी इसका बहुत ही असर होता है, जो जैसे कि SN2 में होता था, क्योंकि लिविंग ग्रुप अगर पोलराइजेबल होगा तो ये जो वाला बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, ऐसे है ना। पोलराइज होने के बाद ये फिर इजीली ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद कार्बोकेटाइन बनेगा और ये इसके पास रह के भी इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू भी इसको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। तो इसका मतलब जो लिविंग ग्रुप खुद थोड़ा सा स्टेबल हो, हाईली पोलराइजेबल हो, वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अगर हम इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो इनका स्टीरियोकेमिस्ट्री SN2 से टोटली अलग है। SN2 में क्या हो रहा था, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो रहा था, इन्वर्ट हो रहा था। जो पहले वाला कन्फिग्रेशन था उसका टोटली उल्टा सा आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होता होगा, यह आपका जैसे कि एक कंपाउंड है जिसका S है, ठीक है, रिलेटिव कन्फिग्रेशन इसका S है। यहाँ से जो ही ब्रोमीन निकल जाते हैं तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन जो होता है वो क्या होता है, प्लेनर होता है, ठीक है। प्लेनर को समझाने के लिए मैं ऐसे बोलूँगा, जैसे आपका ये है आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बनेगा ना, जब कार्बोकेटाइन बनते हैं तो ये इस ट्रायंगल की तरह ये बिल्कुल एक ही प्लेन है। जैसे आपका एक कागज़ का टुकड़ा अगर ऐसे काटेंगे ना, एक प्लेन ऐसे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, जो भी ग्रुप होगा। लेकिन आपका जो ये वाला है, ये वाला एरिया है पॉजिटिव वाला, ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल के लिए अपनी मर्जी है, दोनों जगह खाली है, यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या बनेगा, एक साइड में ऊपर से भी अटैच हो सकते हैं, दूसरे प्रोडक्ट में नीचे से भी अटैच हो सकते हैं। यानी इसके लिए दो जगह हैं, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज प्लेनर, है ना, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोफाइल के लिए दो ऑप्शन है, आगे से भी आ सकते, ऊपर से भी आ सकते हैं, प्लेन के नीचे से भी आ सकते हैं। जबकि SN2 में क्या था, RX जैसे था, तो इसके पीछे से यहाँ से तो नहीं आ सकते थे, यहाँ से नहीं आ सकते थे, इसको सिर्फ यहाँ बैक साइड से आना था। अब यहाँ इसके लिए दोनों जगह खुला है, ऊपर से प्लेन के ऊपर से भी आ सकते हैं, नीचे से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, इसमें से ब्रोमीन इस साइड से निकल गया, ऊपर वाले साइड से, तो यहाँ से आपका क्या किया, न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटेन हुआ। जो पहले कन्फिग्रेशन था वही कन्फिग्रेशन को इसने क्या किया, रिटेन किया, क्योंकि जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल निकल गया था उसी साइड से जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकल गया था उसी साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। लेकिन अगर ये प्लेन के नीचे वाले साइड से अटैक करते हैं तो इस मीन्स इस ब्रोमीन के अपोजिट से अटैक किया ना, मीन्स SN2 वाला कंडीशन आ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, एक में रिटेंशन भी हो सकते 50% में, 50% में इन्वर्जन होते। 50% में क्यों बोल रहा हूँ, फिलहाल देखा जाए
तो जो प्रोबेबिलिटी है 50-50 है, क्योंकि जो कंडीशन यहाँ से है वो कंडीशन यहाँ से भी है, दोनों साइड से बराबर क्या है पॉसिबिलिटी है आने का न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि आपका न्यूक्लियोफाइल सॉल्यूशन में तो हर जगह मौजूद है, ये नीचे से भी आ सकते हैं, ऊपर से भी आ सकते हैं। तो इसलिए अगर आपका जो है सबस्ट्रेट, अगर ये सबस्ट्रेट जो है वो क्या होगा, कायरल होगा, या कोई इसका एस कन्फिग्रेशन होगा, तो आपको जो प्रोडक्ट में दोनों बनेगा, एस भी बनेगा, आर भी बनेगा, दोनों कन्फिग्रेशन का मिक्सचर बनेगा। इसलिए ये जो कंपाउंड होता है ये रेसिमिक्स मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं? रेसिमिक्स मिक्सचर बोलते हैं, जिसमें दोनों कन्फिग्रेशन एस और आर दोनों मिक्स होके आते हैं। 50% ऑफ एनोनियोमर एस होगा, 50% आर होगा, तो उसको हम मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनते हैं? रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं, जबकि SN2 में इन्वर्जन बनता था, उल्टा। ये दोनों चीज़ को आप याद रखना है। SN1 में रेसिमिक मिक्सचर बनेगा और आपको SN2 में इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब ये वाला रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। जो इसमें जो प्रोडक्ट बना है इसके बेस पे आपको थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन और दूंगा। जो यहाँ पे ये वाला सिस्टम है, इनको उन्होंने स्टडी किया, क्या वाकई में इसमें 50% आर और 50% एस, यानी फिर 50% रिटेंशन 50% इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है कि नहीं बनता है। इन्होंने ये वाला कंपाउंड लेके क्या किया, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस की। देखो यहाँ पे डी रखा, डी मीन्स ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन और इसकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है, तो हम हाइड्रोजन को डी से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डी है और यहाँ बी आर, दोनों रिंग के ऊपर साइड में है, सिस साइड में है। ठीक है, सिस कन्फिग्रेशन बोलते हैं। जब हम डी और बी आर दोनों क्या है, एक ही साइड में है, तो उसको हम सिस कन्फिग्रेशन कहेंगे। ठीक है, अब इसको अगर SN1 रिएक्शन करना है तो सबसे पहले ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ से भी अटैक कर सकते हैं, यहाँ से भी अटैक कर सकते हैं। ठीक, दोनों में बनेगा आपको। अब ये एक्चुअल में हम इसको, इस कंडीशन को सिस बोल रहे थे ना, अब इसको सिस भी बन सकते हैं, ट्रांस भी बन सकते हैं, है ना, दोनों पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से, जहाँ से ब्रोमीन निकल गया था, डी के सेम साइड से अटैक कर रहा है, यानी रिटेंशन कर रहा है, तो OCH3 यहाँ आ रहा है। लेकिन जो प्रोडक्ट बना है रिटेंशन, वो 40% ही उनको मिला। लेकिन जो अपोजिट से अटैक किया यहाँ से, वो कितना बना, 60%, यानी ट्रांस बना 60%। जो अब तक हम बोल रहे थे कि इसमें पॉसिबिलिटी है ऊपर से भी आने के, नीचे से भी आने की, 50-50% चांस है, तो रिसिमिक्स बनना है। लेकिन हमने यहाँ क्या देखा, थोड़ा सा आपका जो रिटेंशन जो सॉरी इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, और जो रिटेंशन वाला थोड़ा सा कम है। कम है, वो क्यों है अब देखते हैं। ठीक है, आपका से फॉर एग्जांपल RX है, ये यहाँ पे है। ठीक है, उसको पहले ब्रेक होना है, आहिस्ता आहिस्ता ये पोलराइज होना है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, पूरे सॉल्यूशन में से गिरा हुआ है, ये ऐसे ऐसे करके। ठीक है, आसपास में आपके न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल इस पे अटैक करने के लिए रेडी है, बहुत तैयार है, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल इसके आसपास घूम रहे हैं। जो ही ये अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, पोलराइज होना शुरू होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इन पे अपना नेगेटिव है। अब जो ही पॉजिटिव दिखेगा, ये लोग तो हमला करना अब स्टार्ट करेगा इस पे। ठीक है, ये इस पे अटैक करना शुरू करेगा, क्योंकि इन्होंने अब पॉजिटिव चार्ज सेंस की। अब जो ही ये बेचारा R पॉजिटिव और X नेगेटिव अब जुदा हो रहे थे, अलग हो रहे थे, सेपरेट हो रहे थे, उसी समय क्या करते हैं, आपके जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करना शुरू करते हैं। अब क्या हो जाएगा, फ्रंट साइड में अभी ये निकल रहा है। ठीक है, फ्रंट साइड से ये बेचारा अभी निकल रहा है, तो मैक्सिमम चांस अटैक कहाँ से होगा, पीछे से होगा। जब तक ये R पॉजिटिव और X नेगेटिव दूर ना हो जाए, तब तक पीछे से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अटैक करके होगा और
इसके बाद जब ये दूर चला जाएगा बहुत सारा इस पे अटैक करेंगे, तो इसलिए जो पीछे वाला अटैक है वो ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसलिए इसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा बने। ये दोनों यहाँ से आपका क्या नाम है, ये अलग हो रहा होता है, ये दूर अभी जा रहा होता है कि पीछे से बहुत सारा अटैक हो जाते हैं और इन्वर्जन कन्फिग्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा आते हैं, रिटेंशन थोड़ा सा कम आते हैं। इसलिए सिस वाला 40% जिसमें रिटेंशन हो रहा है, हम अपने इसको ट्रेस करने पता करने के लिए इन्होंने ड्यूटेरियम किया है ना, ये ड्यूटेरियम के सिस में था ब्रोमीन, ये भी सिस में आ रहा है, तो रिटेंशन वाला सिर्फ 40% है। ये ड्यूटेरियम ऊपर आ रहा है, जो OCH3 इसके अपोजिट में आ रहा है, ट्रांस इसको माना गया है, वो 60% आ रहा है, बिकॉज ऑफ जो मैंने रीज़न दिया वो वाला। कुछ सैंपल एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे सोलोलिसिस ऑफ आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इन मिथानोल। तो सोलोलिसिस क्या हुआ, सोलोलिसिस का मतलब हुआ आपका सॉल्वेंट ही आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये आयोडाइड यहाँ पे अटैक करेंगे, है ना, यहाँ से आपका सॉरी आयोडाइड तो निकल गया, ये आयोडाइड तो निकल गया, आपका मिथानॉल यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे जब ये न्यूट्रल कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, तो आपको लास्ट में थोड़ा सा इसको डीप्रोटोनेशन करना पड़ता है, क्योंकि न्यूट्रल की वजह से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, फिर आपको प्रोडक्ट बन जाएगा। और एक सिंपल सा एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट सा एग्जांपल है आपके लिए। इसमें क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है देखते हैं। जो ये वाला प्रोडक्ट है, यहाँ से ब्रोमीन निकलता जा रहा है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा साइड में, CH3 है, C है, यहाँ Br है, थोड़ा इसी को आइडिया आएगा आपको यहाँ क्या हो रहा है, CH3 ठीक है। कभी जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या, मैंने पहले एक आइडिया दिया था आपको, रीअरेंज प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से ब्रोमीन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 C पॉजिटिव और H इसके साथ, सॉरी इसके साथ भी कोई H होगा, ठीक है, यहाँ H और यहाँ पे H, यहाँ CH3, यहाँ CH3, ये कार्बोकेटाइन था। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, अब जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे अटैक करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज पे, आपको क्या बनेगा, फिर आपको प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ऐसा देखा गया है कि यहाँ जो कार्बोकेटाइन होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं। कैसे रीअरेंज हो जाते हैं, इस कार्बोकेटाइन को देखिए आप, ये है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन है सेकेंडरी। लेकिन अगर यहाँ से एक हाइड्रेट यहाँ शिफ्ट होके यहाँ आएगा, यानी H नेगेटिव के साथ यहाँ आएगा, हाइड्रोजन पूरे शिफ्ट होके इस कार्बन पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, फिर यहाँ पे आपका H आ गया हाइड्रेट की फॉर्म में, यानी H अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा, यानी H नेगेटिव आएगा, इसको हम H नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट, इसलिए इस शिफ्ट को हम हाइड्रेट शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना H है, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आ गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो ये वाला जो कार्बोकेटाइन अब क्या बना, टर्शरी कार्बोकेटाइन बना। और टर्शरी जो कार्बोकेटाइन होता है, दे आर मोर स्टेबल, ये कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए ये वाला कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ हाइड्रेट शिफ्ट यहाँ चेंज हो जाते हैं, इसलिए अब न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन पे अटैक करेंगे, इसलिए आपको एक रीअरेंज्ड प्रोडक्ट भी मिलते हैं, किसमें, SN1 रिएक्शन में, जबकि SN2 में ऐसा नहीं हो रहा था। तो यहाँ से ब्रोमीन निकल गया, यहाँ कार्बोकेटाइन बना, फिर यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन बनते हैं। टर्शरी कार्बोकेटाइन कैसे शिफ्ट हो रहा है, देखो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिया गया है, ऐसे इस ग्लोब के साथ ओवरलैप करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। फिर इसके बाद आपका जो मेथनॉल है, एथेनॉल है, आपको सॉल्वेंट यहाँ इस कार्बन पे अटैक करेंगे और ये प्रोडक्ट बनेगा, जबकि प्रोडक्ट यहाँ पे अटैक करके बनना चाहिए था, इस वाले कार्बन पे अटैक करके बनना चाहिए था यहाँ पे प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट इस पे आ रहे हैं, इस कार्बन के। वाई, बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटाइंस आर मोर स्टेबल, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन चेंज होते हैं ऑटोमेटिकली इनटू टर्शरी कार्बोकेटाइन बाय
बाय हाइड्रेट शिफ्ट। ठीक है, हाइड्रेट शिफ्ट की वजह से यहाँ रीअरेंज प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, यह तो एग्जाम्पल हो गया हाइड्रेट शिफ्ट का। यहाँ देखिए आप, कभी कभी मिथाइल भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, यहाँ पे मिथाइल, फिर यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, फिर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक, इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, यहाँ से Br है, H है, H है, यहाँ CH3 था। ठीक है, यहाँ पे H था, यहाँ पे कोई R कंपाउंड रखते हैं। यहाँ पे Br निकलते ही यहाँ से अगर Br निकल जाते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा इस कार्बन पे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इस वाले शिफ्ट को हम क्या कहते हैं, मिथाइल शिफ्ट। ये मिथाइल यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे अब बना, यहाँ पहले क्या बन रहा था, यहाँ पे बनता, अगर ये शिफ्ट नहीं होता, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता, तो ये कौन सा लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता। ठीक है, जो ही मिथाइल यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ टर्शरी वाला कार्बोकेटाइन बना मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना। इसलिए कभी कभी मिथाइल शिफ्ट भी होते हैं और हाइड्रेट शिफ्ट भी होते हैं। फिर अब इसलिए जो आपको प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं, वो क्या बनेगा, वो बनेगा रीअरेंज्ड प्रोडक्ट यहाँ पे आगे, जबकि होना ऐड होना चाहिए था, यहाँ पे ऐड हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा इन जनरल, वी शुड एक्सपेक्ट रीअरेंजमेंट इन रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोकेटाइन whenever हाइड्रेट शिफ्ट और अल्काइल शिफ्ट कैन फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अगर वहाँ कोई किसी जगह प्रोविजन हो जहाँ हाइड्रेट या मिथाइल शिफ्ट की वजह से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली चांसेस रहेंगे रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनने के। तो डियर स्टूडेंट, अब हम समराइज़ करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो हमने देखा SN1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये मोर देन 2 स्टेप या 2 या मोर देन 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में आयनाइजेशन होते हैं, कार्बोकेटाइन बनते हैं, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जितना कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होते हैं। जो इनका जो काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, यानी न्यूक्लियोफाइल रेट ऑफ रिएक्शन पे उसका कोई असर नहीं होते हैं। और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, सॉल्वेंट पे, सबस्ट्रेट पे, है ना। जो भी कार्बोकेटाइन को इन्फ्लुएंस करते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी असर करते हैं। और जो इनकी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं तो इनमें मैक्सिमम जो बनते हैं रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन प्लेनर होते हैं, उसके ऊपर से भी नीचे से भी क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं। तो 50% चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो भी प्रोडक्ट बनते हैं हम रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन रियल सेंस में थोड़ा सा जो रिटेंशन प्रोडक्ट होता है वो कम बनता है, इन्वर्जन थोड़ा सा ज़्यादा बनते हैं।